और ये देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। तो ये देखिए, ये पुष्टि कर दी गई है। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी की मौत की जानकारी मिल रही है। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक के पास सीधा आपको लेकर चलते हैं। अभिषेक, अभी अभी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे और देखिए खबर आ गई, मुख्तार अंसारी की मौत। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये खबर एग्जैक्टली ये खबर पुष्ट हो चुकी है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। और ये खबर हमारे पास पहले से थी पूजा, लेकिन हम भी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे थे कि इसकी आधिकारिक पुष्टि हो जाए। और अब ये पुष्टि हो चुकी है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और हार्ट अटैक आया है। ये भी जानकारी है जिसके चलते और ये देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी, मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। तो ये देखिए, ये पुष्टि कर दी गई है। बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी की मौत की जानकारी मिल रही है। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक के पास सीधा आपको लेकर चलते हैं। अभिषेक, अभी अभी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे और देखिए खबर आ गई, मुख्तार अंसारी की मौत। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये खबर एग्जैक्टली ये खबर पुष्ट हो चुकी है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। और ये खबर हमारे पास पहले से थी पूजा, लेकिन हम भी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे थे कि इसकी आधिकारिक पुष्टि हो जाए। और अब ये पुष्टि हो चुकी है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है और हार्ट अटैक आया है। ये भी जानकारी है जिसके चलते ले जाया गया था। और मेरी जानकारी ये भी है कि एक मल्टी ऑर्गन फेल्योर हुआ है। मल्टी ऑर्गन फेल्योर के चलते हार्ट अटैक के बाद मल्टी ऑर्गन फेल्योर हुआ है, जिसके तहत सारे जो अंग हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है और मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। इसके पहले भी मुख्तार अंसारी बेहोश हुआ था। आज दिन में जब बात हुई है मुख्तार अंसारी की, अपने बेटे से बात हुई है और तो भी मुख्तार अंसारी ने ये बताया है, और ये बात करीब 3:30 बजे हुई है। वो आखिरी बातचीत है जिसमें कि ये बताया है कि हालत काफ़ी ख़राब है। और ये भी बताया मुख्तार अंसारी ने कि वो बेहोश हुआ था और ये भी बताया कि वो करवट नहीं ले पा रहा है। काफ़ी हालत ख़राब थी मुख्तार अंसारी की। जो जानकारी दी है मुख्तार अंसारी ने, तो उससे ही ये था कि रिकवरी के चांसेस ना के बराबर हैं। इसके पहले ये भी जानकारी मिली कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है पूजा, लेकिन मैं आपसे जैसे फिर से कह रहा हूं कि हम सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि एक बार इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन हो, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू है। और उसी के मद्देनजर ये चीज़ों को तब तक रोका जा रहा था जब तक कि इसकी पुष्टि ना कर दे। तो फाइनली अब पुष्टि कर दी है, जो वहाँ का मेडिकल कॉलेज प्रशासन है पुष्टि कर दी है। और पुष्टि करने के साथ ही ये अब डिक्लेयर हो गया है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर का आपने जिक्र किया, मैं आपके पास वापस आ रही हूं। हमारे साथ मुख्तार का बेटा उमर अंसारी इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। उमर, आपको यकीनन ये खबर मिल गई होगी कि मुख्तार अंसारी अब हम सबके बीच नहीं है, उनकी मौत हो गई है। ये जानकारी आप मुझे दे रही हैं, मुझे कोई ऑफिशियल जानकारी, अगर मैं इसको अधिकृत मानूं तो इसके अलावा कोई जानकारी मुझे नहीं दी गई। उमर, हम आपको पुख्ता जानकारी दे रहे हैं क्योंकि हम तक भी जब ये जानकारी ऑफिशियल तौर पर पहुंची तभी हमने आप तक ये जानकारी पहुंचाई। अभिषेक है मेरे साथ। उमर, मैं अभिषेक उपाध्याय बोल रहा हूं। अभी कुछ देर पहले मेरी आपसे बात ही हो रही थी और आपने बताया कि आप वहां से चले हैं, मुख्तार अंसारी की हालत की आपको जानकारी मिली है और उसके बाद आप देखने के लिए निकले हैं। मुझे ये बताइए कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या अभी तक आपके पास कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, कहीं से कुछ आपको जानकारी मिली? उमर, कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है मेरे पास। जो आप बता रहे हैं बस वही बात है, और जो भी है हम लोग अल्लाह की रजा पर राजी हैं। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और हर इंसान को एक दिन मरना है। ये हमारा ईमान है। मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। अगर उनका वक्त अल्लाह ने पूरा कर दिया होगा तो वो हमारे बीच नहीं होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह जरूर बेहतर करेगा उन्हें और हमें अच्छी खबर मिलेगी। उमर, एक बात बताइए, आज जब मैं आपसे बात कर रहा था आपने एक बात और मुझे बताई थी कि आज आपकी बात भी हुई मुख्तार अंसारी से। उन्होंने आपको जब फोन किया तो उस समय क्या हालत थी उनकी?
3:30 बजे उनका पीसीओ पे फोन आया है मेरे टेलीफोन पर, जो हर बंदी को सुविधा दी गई है 5 मिनट बात करने के लिए परिजनों से। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे पेश होने आया था बेटा, लेकिन मैं बेहोश हो गया था और मेरी तबीयत बहुत खराब है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कचहरी में ही हूँ और मुझे पता है कि आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी थी, और मैं परमिशन ले रहा हूँ कोर्ट से, अगर मिल जाएगी तो मैं कल आपसे मिलने आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम मिलने मत आना, मैं इस कंडीशन में भी नहीं हूँ कि अपनी बैरिक से निकल कर आ पाऊँगा, और मुझे जहर दिया गया है और मुझे बहुत तकलीफ है, मेरी आंखें बहुत जल रही हैं और जैसे लग रहा है कि अंदर से सब कुछ काट रहा है। उमर, कितने दिनों बाद आपकी बात हो पाई थी उनसे? चूंकि आप मुझसे ये भी बता रहे थे कि आप लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे पर बात नहीं हो पा रही थी। 8-10 दिन बाद बात हुई, 8 दिन 10 दिन बाद। 19 तारीख को मेरी बात उनसे हुई, बात हुई। तो ये बताइए मुझे एक चीज़ और, आप ये बताइए कि आप जब पिछली बार गए थे 26 मार्च को आप वहाँ पर पहुँचे थे, तो उस वक्त जब आप पहुँचे थे तो आपको उनकी तबीयत के बारे में क्या जानकारी मिली थी 26 मार्च को? उमर, मुझे तो देखने नहीं दिया गया था, मेरे बड़े अब्बा सांसद जी जो हैं अफजाल बाबा, उनको देखने दिया गया था, और उन्होंने उनसे भी यही बात कही थी कि भैया मुझे जहर दिया गया था, लेकिन मेरी स्थिति बहुत नाजुक है, लेकिन अब मैं होश में हूँ और आप जानता हूँ। वो पहले होश में भी नहीं थे और पहचान नहीं थे। तो आपकी बात हुई होगी जब अफजाल अंसारी उनको देख करके आए होंगे, तो अफजाल अंसारी ने क्या आपको बताया उनकी हालत, जो वो देख करके आए? शायद 5 मिनट की मुलाकात हुई थी उनकी। पूजा, मुझे लगता है कि फ़ोन कट गया है उमर अंसारी का, लेकिन जो मुझे जानकारी दी है पूजा, उमर अंसारी ने, वो बता रहे थे कि जब वो 26 तारीख को गए थे तो क्या बातचीत हुई थी, और आज जो आखिरी बातचीत हुई है 3:30 पर, उसकी भी जानकारी उन्होंने दी है। पूजा, बांदा जेल में जहां मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, ना सिर्फ उस बुंदेलखंड के इलाके में बल्कि पूर्वांचल के इलाके में इसका इम्प्लीकेशन है। इसका इम्प्लीकेशन यूपी के तमाम अन्य हिस्सों में है, और इसलिए इम्प्लीकेशन ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये चुनाव का समय है, बहुत ही सेंसिटिव समय है ये, और उस समय ये जानकारी आई है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरी जानकारी में पूरे यूपी में इस समय हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जितने भी जो पुलिस कप्तान हैं उन सबको अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। सेंसिटिव इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है, और जो सुरक्षा व्यवस्था है खासतौर पर बांदा में विशेष तौर पर मुस्तैद कर दी गई। एक बात मैं आपको और जानकारी दे दूं कि मुख्तार अंसारी के परिवार के अलावा और किसी की अभी वहां पर एंट्री नहीं हो सकती, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। जो उच्चाधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का पहलू है उसको जरा उसको सेंसिटिव होने से बचाया जाए। पूजा, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। और अभिषेक, हो सकता है कि ये भी वजह हो कि ये जो सामने आया है, जो सुनाया गया है, ये जो कि मौत हो गई है मुख्तार अंसारी की, इसमें देरी की गई हो कि अभी वहां पर सबसे पहले जो कानूनी व्यवस्था है उसको मेंटेन किया जाना हो, और ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा थोड़ी लेट हुई हो। अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये एक चीज़ है, और ये इसलिए किया गया है क्योंकि बाकायदा तैयारियां भी करनी पड़ेंगी उसके मद्देनज़र। वजह ये है कि इसके इम्प्लीकेशन जो हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े इम्प्लीकेशन है इसके, और इम्प्लीकेशन खास तौर पर पूर्वांचल में बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। और मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि जो परिवार का आरोप है, देखिए वो कितना सेंसिटिव आरोप है। अभी उमर से मेरी बात हो रही थी, उमर ये कह रहे थे कि उनको मुख्तार अंसारी ने बताया अफजाल अंसारी को कि उनको जहर दिया गया है। इसके अलावा जब उनकी आज 3:30 बजे बातचीत हुई है उमर की मुख्तार अंसारी से, तो उनका ये कहना है कि मुख्तार अंसारी ने उनसे ये बात कही कि उनको जहर दिया गया है। तो ये जो आरोप हैं ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव आरोप हैं, और इसीलिए पूरी इस बात की कवायद की जा रही है कि किसी भी सूरत में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से कोई भी गफलत ना होने पाए। मेरी जानकारी ये भी है कि सभी कप्तानों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, और पूरे यूपी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है कि किसी भी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। और मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि देखिए कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे कि अतीक का केस हुआ है। अतीक के केस होने के बाद भी यूपी में काफ़ी हाई अलर्ट और सेंसिटिव सिचुएशन हो गई थी। उसके बाद अब मुख्तार अंसारी का केस हुआ है,
तो सिचुएशन जो है कमोबेश ये एक इसको किसी तरह से सिलसिले से जोड़ा ना जाए, इसको कोई और रंग देने की कोशिश ना की जाए। इन सब चीज़ों के मद्देनज़र बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा मुस्तैदी बरती जा रही है। और पूजा बिल्कुल, और अभिषेक जो उसी चट्टी कांड का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको लेकर जो मुख्तार का परिवार है, उसका जो भाई है, वो भी आरोप लगाता रहा है कि गवाही ना मुख्तार दे पाए, इस वजह से उन्हें जहर दिया जा रहा था। ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि ये सब आरोपों पे ये जांच का पहलू है, इस पर जांच होगी। लेकिन अभी आपके जब उमर से बात हुई मुख्तार अंसारी के बेटे से, वो तो ये कह रहे हैं कि अभी तक उन तक कोई जानकारी प्रशासन की तरफ से या किसी भी ऑफिशियल अधिकारी की तरफ से नहीं पहुंची है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए ये एक महत्वपूर्ण बात है, और ये वो कह रहे हैं कि उन तक जानकारी नहीं पहुंची है, उमर का ये कहना है। लेकिन मेरी जानकारी कहती है कि प्रशासन का जो जानकारी देने का तरीका है, वो पहला फ़ोन करते हैं अफजाल अंसारी को। अफजाल अंसारी जो मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं और वो गाज़ीपुर में हैं। मेरी जानकारी ये कि गाज़ीपुर से अब वो निकल चुके हैं ऑलरेडी। जैसे ही उनको खबर मिली है मोहम्मदाबाद में उनका थाना क्षेत्र में उनका आवास है, तो जो वायरलेस जाता है वो वहीं पर जाता है। जानकारी उनको मोहम्मदाबाद थाने के ज़रिए पिछली बार दी गई थी। तो ये पहली जानकारी जो आई होगी वो मेरी समझ से अफजाल अंसारी को ही आई होगी, और अफजाल अंसारी के ज़रिए वो परिवार के अलग अलग सदस्यों तक गई होगी। सब के सब बांदा पहुँचेंगे, रास्ते में है पूरा परिवार। और बड़ा बेटा जो अब्बास है वो कासगंज जेल में बंद है। हमारी जानकारी है कि अफजाल को भी माफ़ कीजिएगा, जो बड़ा बेटा अब्बास है, अब्बास को भी जो जेल नियमों के मुताबिक कासगंज से लाया जाएगा, ताकि वो भी मुख्तार अंसारी को देख सकें और जो उसकी लीगल प्रोसेस है उसको पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल। और अभिषेक, अगर मुख्तार के अभी तक के ये जो भी उनका सफर रहा, राजनीतिक सफर हो बेशक, या जिस रूप में मुख्तार की पहचान बनी, उस रूप में किस तरीके से देखा जाएगा? क्योंकि आज वो दिन है जब सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करना पड़ रहा है। जैसे कि आपने अतीक अहमद के केस का भी जिक्र किया, तो ये वो समय होता है कि प्रभाव कहीं ना कहीं ऐसे जो होते हैं रसूखदार लोग, वो अपना प्रभाव कहीं ना कहीं रखते हैं। तो ऐसे में, ऐसी स्थिति में, उस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए क्या आपको लगता है कि ऐसे केसेस में पुलिस को क्या स्टेप्स लेने होंगे? अब ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाएगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये चुनौती इसलिए है क्योंकि मुख्तार अंसारी का जब आप नाम लेंगी तो आपको क्रिमिनल केसेस की बाढ़ मिलेगी। गैंगस्टर के केस, क्रिमिनल केस, कई मामलों मुख्तार अंसारी को कन्विक्ट किया जा चुका है। और ब्रजेश सिंह से जुड़ा हुआ मामला है, जो पूर्वांचल का जो माफिया वार है। और ये माफिया वार आज का नहीं है, ये 90 के दशक का है। 90 का क्या, आप 80 का दशक है। 80 का जो उत्तरार्ध है वहां से लेकर के और 90 के दशक तक का हुआ है, जिसमें कि एक दूसरे की जान लेने की कोशिशें कितनी बार हुई हैं। उसरी चट्टी का जो कांड हुआ है वो आपकी जानकारी में ही है, मैंने जिक्र किया। इसके अलावा जो वहां पर और भी कई तरह की जो गैंग वार हुए हैं, इन दोनों ही। मेडिकल बुलेटिन जारी हो गया मुख्तार अंसारी का। मेडिकल बुलेटिन जारी, हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। मेडिकल बुलेटिन में इस बात का जिक्र है। तो मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। यह मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया बांदा मेडिकल कॉलेज की तरफ से, जिसमें इस बात की पुष्टि हो गई है कि हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। तो मेडिकल बुलेटिन अब सामने आ चुका है। और इस बीच यूपी के कई शहरों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, यह मेडिकल बुलेटिन में इस बात का जिक्र कर दिया गया है। अभिषेक, एक पहलू जिसका मैं जिक्र इस वक्त करना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और राजनीति में किस तरीके से अपना प्रभाव मुख्तार अंसारी ने डाला हुआ था, इस बात की जानकारी हम सबको है। मुख्तार अंसारी की मौत से कितना इफेक्ट अब आप देखते हैं, क्या पड़ेगा? देखिए, मुख्तार अंसारी की मौत की जहां तक आप बात कर रही हैं, इसका सियासत की आप बात कहेंगी तो मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं पूजा कि इसका सियासी इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, मुख्तार अंसारी के परिवार का अगर आप पॉलिटिकल इतिहास देखेंगी उसी समझ में आ जाएगा। उनके मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी पिछली बार गाजीपुर से जायंट किलर कहा गया। जायंट किलर इसलिए कहा गया, एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि हराया जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं अभी, उनको हराया, तो इस उपराज्यपाल जो हैं उनको हराया, तो इस लिहाज से बहुत बड़ी जीत मानी गई। बेटा अब्बास अंसारी वो विधायक है और वो विधायक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर विधायक है। मुख्तार अंसारी जेल से रहते हुए एक नहीं बल्कि कई बार मुख्तार अंसारी ने विधानसभा का चुनाव जीता, तो एक लगातार जीत का। इनफैक्ट सिबुतुल्लाह अंसारी जो मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई हैं, सिबुतुल्लाह अंसारी भी कई बार
विधायक बने, सांसद बने। तो फैमिली में जो पॉलिटिकल जीत का इतिहास है, एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है उसका। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका इंपैक्ट पड़ेगा। इसका इंपैक्ट गाजीपुर से लेकर के जो पूर्वांचल की बेल्ट है, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बनारस, इन तमाम जगहों पर इसका इंपैक्ट पड़ने की संभावना है। और जो कि देखिए, इस पे सियासत होनी है, हम चाहें ना चाहें सियासत होगी, और इस सियासत दोनों ओर से होगी। और मैं आपको अपनी पॉलिटिकल समझ के आधार पर बता रहा हूं पूजा, कि कल सुबह का सूरज उगेगा और उस पर राजनीतिक बयानबाजी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि देखिए, एक उसका आधार दिखाई पड़ रहा है। परिवार ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी मैं उमर से जब बात कर रहा था तो उमर ने यह कहा कि उन्होंने ये बताया कि उनको जहर दिया गया। इसके पहले मेरी अफजाल अंसारी से भी बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि जहर दिया गया। तो लगातार वो जहर की बात वो लोग कर रहे हैं। तो अब ये बात आगे बढ़ेगी। और एक बात और देखिए, एक बात और मैं आपको बताऊं, अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं गाजीपुर से। तो समाजवादी पार्टी के वो उम्मीदवार हैं, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी का भी इस पर एक पक्ष होगा, वो पक्ष भी सामने आएगा। उस अभिषेक, लखनऊ में सीएम आवास पर बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार मौजूद है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में सीएम आवास पर बड़ी बैठक, जिसमें एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी मौजूद हैं। तो देखिए, ये बैठक बुलाई गई है 1.5 घंटे से सीएम आवास पर यह बैठक चल रही है। पिछले 1.5 घंटे से यह बैठक जारी है, और इस बैठक में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी मौजूद है। लखनऊ में सीएम आवास पर यह बैठक चल रही है। अभिषेक, मुख्यमंत्री आवास पर पिछले 1.5 घंटे से बैठक, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहां पर मौजूद है। बिल्कुल, देखिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश मौजूद हैं, डीजीपी प्रशांत कुमार मौजूद हैं, और हमारी जानकारी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे घटनाक्रम की जानकारी उनको दी गई है, और वो इस पर निगाह बनाए हुए हैं। कानून व्यवस्था के इसके मद्देनज़र जो कानून व्यवस्था की सिचुएशन होती है, जो ज़रूरी जिस तरह से जो रणनीतिक, जिसे हम कह सकते हैं डिप्लॉयमेंट या डिसीजंस होते हैं, उस पर भी वो पूरी निगाह बनाए हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और उन सीधा इंस्ट्रक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है कि इस मौत को लेकर के किसी भी तरह का जुलूस, किस तरह का उग्र प्रदर्शन, ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कानून व्यवस्था को खराब करे। इसके मद्देनजर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और इस बैठक चल रही है, इसमें पूरा एक तस्वीर, एक जायजा रखा जा रहा है। पूर्वांचल में खास तौर पर फोकस है, क्योंकि पूर्वांचल में ह्यूज इम्प्लीकेशन होने का अंदेशा जताया जा रहा है। इसलिए वहां पर विशेष तौर पर फोकस कायम है कि किसी भी तरह का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के चुनौती ना होने पाए। गश्त लगाई उन जगहों पर बाकायदा पेट्रोलिंग चल रही है जो सेंसिटिव लोकेशंस हैं, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। जी, 2 दिन पहले ही सामने आई थी जेल में साजिश की कहानी। 2 दिन पहले ही माफिया मुख्तार के परिवार वाले चीख चीख कर कह रहे थे कि मुख्तार को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और अब 2 दिन बाद आ गई है मुख्तार की मौत की कहानी। खबर है कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हो गई। तो क्या यह सच है, या फिर यूपी के सबसे बड़े माफिया डॉन की मौत के पीछे की कहानी कुछ और है? सनसनी में आज हम इस सबसे बड़े रहस्य की तहकीकात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे मुख्तार की मौत की पूरी कहानी, और इसके लिए हम आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय के पास। जी अभिषेक, मुख्तार की मौत आज कैसे और कब हुई, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यह बताइए। बिल्कुल, देखिए शिववर्धन, जो हमारे पास जानकारी ये है कि आज रात में 8:15 बजे के करीब मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ने पर जो बांदा का मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर लेकर के आया गया, और उसके बाद वहाँ पर सीसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने गहन निगरानी में इलाज करना शुरू किया, लेकिन हालत काफ़ी ख़राब थी। और इसके पीछे की कुछ जानकारी मैं आपको और भी दे दूं श्रीवर्धन की, दोपहर 3:30 पर मुख्तार अंसारी ने एक फ़ोन किया था पीसीओ से जेल के, और वो फ़ोन अपने छोटे बेटे उमर अंसारी को किया था।
उमर अंसारी से हमने अभी कुछ देर पहले बात की है। उमर ने ये बताया है कि मुख्तार ने ये कहा कि हालत बहुत ही खराब है और एक बार बेहोश भी हुआ था वो, और वो करवट नहीं ले पा रहा, काफी खराब सिचुएशन बताई थी। रात 8 बजते बजते हालत काफी सीरियस हो गई। 8:15 के करीब, चूंकि तब दिल का दौरा पड़ चुका था। आन पान में तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया और वहां पर भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कोशिश की, जो हमारे पास मेडिकल प्रशासन की ओर से जो जानकारी दी जा रही है, लेकिन डॉक्टरों की कोशिश नाकामयाब रही। डॉक्टरों चूंकि शरीर की हालत मुख्तार अंसारी के शरीर की हालत इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज्यादा थे, और हार्ट अटैक होने के बाद बाकी जो ऑर्गन थे वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया और उसके बाद फाइनली डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। जी अभिषेक, ये मुख्तार की मौत जो है एक बहुत बड़ा रहस्य बन गई है। अब ये बताइए कि जो कुछ दिनों से एक चर्चा चल रही थी कि मुख्तार ने ये इल्जाम लगाए थे, आरोप लगाए थे कि उनको जेल में खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो इस बारे में आपकी क्या जानकारी है? बिल्कुल श्रीवर्धन, देखिए हमारी इस बारे में अफजाल से भी बात हुई थी, जो मुख्तार के बड़े भाई हैं, और मुख्तार के बेटे उमर से भी बात हुई। इनफैक्ट ये कहानी शुरू होती है 26 मार्च की सुबह 3:30 पर एक वायरलेस मैसेज जाता है, और ये वायरलेस मैसेज बांदा जेल प्रशासन की ओर से मोहम्मदाबाद थाने में जाता है। मोहम्मदाबाद थाना गाजीपुर का है, जहां पर मुख्तार अंसारी का पैतृक घर है, वहां पर उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी रहते हैं। और इस वायरलेस मैसेज में लिखा रहता है कि तत्काल आप अफसा अंसारी, जो मुख्तार की अहलिया उनकी बेगम है, और बेटा उमर तत्काल बांदा आ जाएं, उनको जीवन रक्षार्थ यानी कि जीवन बचाने के लिए मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिट किया जा रहा है। उस वक्त भी अफजाल, इनफैक्ट उमर का फोन भी आया था, अफजाल से भी बात हुई थी, और दोनों का यह कहना था कि ये जहर दिया गया है, उसके चलते ये हो रहा है। एक बात मैं और ऐड करूंगा कि 26 मार्च को जब अफजाल अंसारी वहां पर पहुंचे, तो अफजाल अंसारी का यह कहना था कि 5 मिनट की मुलाकात हुई, और 5 मिनट की मुलाकात में मुख्तार अंसारी ने यह कहा कि उसको खाने में जहर दिया गया था। लेकिन दूसरा पहलू यह है श्रीवर्धन की जेल प्रशासन इससे साफ इंकार कर रहा है। उसका यह कहना है कि सारी मेडिकल रिपोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिए हैं, जिनको देखा जा सकता है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, कॉम्प्लिकेशन का इशू है। एक बात मैं आपको ऐड कर दूं, इस बीच में 2 वहां पर जो अधिकारियों को निलंबित भी किया गया, ये इसी बीच में हुआ है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें मिला करके आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मामले को लेकर के इतने ज्यादा विवाद क्यों खड़े हो रहे हैं। जी हमारे संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजय, आपने भी 2 दिन पहले अफजाल अंसारी से बात की थी, तो अफजाल ने उस वक्त आपसे क्या कहा था? श्रीवर्धन, साफ तौर पे ऊसर चट्टी कांड का हवाला दिया था अफजाल अंसारी ने, और ये भी कहा था कि मुख्तार अंसारी उस पूरे मामले में वादी मुकदमा है, और ऐसे में उनकी गवाही होनी है, और उस गवाही को अगर पूरा होने दिया जाएगा तो निश्चित रूप से ब्रजेश सिंह और कई अन्य लोगों को सजा हो सकती है। और इसी के चलते मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश रची जा रही है। जेल में उनको स्लो पॉइजन इसीलिए दिया जा रहा है कि जिससे मुख्तार अंसारी ये गवाही न दे पाए, और ब्रजेश सिंह और उसके जो गुर्गे हैं, उनके जो साथी हैं, वो ऊसर चट्टी कांड में जो भी लोग नामजद हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, वो बच जाए। ये साफ तौर पर आरोप अफजाल अंसारी ने लगाए थे, और ये भी आरोप लगाया था कि 1-2 बार नहीं बल्कि 7 बार मुख्तार अंसारी को मारने की कोशिश की गई है, और उसी में ये अटेम्प्ट भी शामिल किया गया था। तो ये लगातार आरोप परिजनों की ओर से लगाया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की हत्या की लगातार साजिश रची जा रही है, और उनको हाल में स्लो पॉइजन देकर मारने की कोशिश की गई है, और उसी से मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी है। ये अलग बात है कि मेडिकल रिपोर्ट्स में, जांचों में बहुत बीमारी की बात सामने नहीं आई थी, जिस तरह के आरोप थे, और इसी के चलते लगभग 16 घंटे के उपचार के बाद मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में दोबारा दाखिल कर दिया गया था। लेकिन उसके 2 ही दिन बाद मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक होता है और उनकी मौत हो जाती है। दावा किया था अस्पताल की ओर से कि उनके उपचार के लिए कई डॉक्टर्स की टीम लगाई गई थी, पूरी तरह से जो हर संभव उपचार हो सकता है वो दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है, उनका इंतकाल हो जाता है। और ये जो मुख्तार अंसारी के परिजन हैं, इस घटना के बाद से वो बेहद गमगीन हैं। सारे के सारे परिजन निकल चुके हैं काफ़ी देर पहले ही गाजीपुर से। कुछ ही देर में उम्मीद की जा रही है कि सारे परिजन बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे। अब उनको संजय, ये स्लो पॉइजन, संजय मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, हो गए हैं, ऐसे में उनको ये स्लो पॉइजन की जो थ्योरी है, इसकी हकीकत क्या है, ये तो तहकीकात के बाद ही सामने आएगा।
हालांकि जेल प्रशासन ने इससे साफ इनकार किया है। जेल प्रशासन का साफ कहना है कि जो भोजन मुख्तार अंसारी को दिया जाता था वही भोजन 900 और भी कैदी करते थे। इनफैक्ट जेल प्रशासन का तो यह भी दावा है कि मुख्तार को जो खाना दिया जाता था उससे पहले जेल प्रशासन के अधिकारी उस खाना को खाते थे। यह तो हुई एक बात, लेकिन हकीकत क्या है? देखिए, हाई सिक्योरिटी बैरक में मुख्तार अंसारी को रखा गया था। इंतजाम इतने पुख्ता थे कि जिस बैरक में मुख्तार अंसारी था उसके उस बैरक के भीतर से लेकर के आसपास का पूरा जो इलाका था वो सीसीटीवी कैमरों से लैस था। यही नहीं, मुख्तार अंसारी से के पास में जो जेल के सिपाही या जेल के कर्मचारी जाते भी थे वो बॉडी ऑन कैमरा पहन कर जाते थे, जिससे कि कोई भी सुरक्षा में जो लापरवाही का लगातार आरोप मुख्तार अंसारी के परिजन लगाते रहे हैं, उनके वकील लगाते रहे हैं, उसमें कोई सबूत ना मिले, इसके लिए पूरा का पूरा जो मुख्तार अंसारी उसके आसपास का जगह थी, बैरिक थी, उसको पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया था, जिससे कि ये जो आरोप है वो सत्य साबित कभी ना हो सके। पूरी तैयारी थी और पूरा ट्रांसपेरेंसी जेल प्रशासन की ओर से रखी गई थी, ऐसा दावा जेल प्रशासन करता है। लेकिन मुख्तार अंसारी के परिजनों का जिस तरह का आरोप है उसको लेकर के अभी आज ही एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से ये रिपोर्ट मांगी गई है कि 2 दिन के भीतर मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने को लेकर के जिस तरह के आरोप परिजन लगा रहे हैं उसकी हकीकत क्या है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट में सबमिट की जाए। क्योंकि मुख्तार अंसारी ने लगातार जिस भी कोर्ट में उसकी पेशी हुई है वहां पर ये बात अमूमन कही है कि उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है। जी श्रीवर्धन जी, उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर कांग्रेस में शामिल हुए नेता पप्पू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। पप्पू यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत को सांस्थानिक हत्या करार दिया है। पप्पू यादव ने पोस्ट कर लिखा है कि यह कानून, संविधान और न्याय को दफन करने जैसा है। अभिषेक, अब यह बताने की कोशिश कीजिए कि 2 दिन पहले इनको अस्पताल ले जाया गया, 2 दिन के बाद वापस उनको लाया गया और फिर उनकी मौत हो गई, तो किस तरह के सवाल पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था पर उठते हैं? देखिए श्रीवर्धन, सवाल जो हैं वो सीधा सा परिवार के लोग उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं। और उनका सवाल, देखिए 2 सवाल है जो वो उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि हालत सीरियस थी, जो भी संजय ने भी बताया, और उस हालत में आखिरकार जब जेल में 26 तारीख को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया तो फिर तन्हाई बैरक में क्यों लाया गया? जब हालत खराब थी तो वहां पर मेडिकल कॉलेज में रखना चाहिए था, नहीं लाना चाहिए था। तो और उनका ये कहना है चूंकि ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, जहर दिया गया था और मुख्तार अंसारी ने खुद बताया था, तो उनको ये मारने की कवायद की गई। ये आरोप है परिवार वालों का। इसमें अभी कई सारे मसले हैं। इसमें मसला ये भी है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ जेल के अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था और वो सस्पेंस भी मुख्तार अंसारी के मामले में लापरवाही को लेकर के किया गया। तो ये सब इसी दौरान हुआ है। मुख्तार अंसारी की हालत खराब होना, जेल के अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना, मुख्तार अंसारी को लेकर के 26 तारीख को जेल से मेडिकल कॉलेज लाना, उसके बाद वापस जेल में लाकर के तन्हाई बैरक में डाल देना, और उसके बाद आज रात 8:15 बजे फिर से 8:15 साढ़े 8 के बीच में फिर से ले जाना जेल और वहां पर सीसीयू में एडमिट होना, डॉक्टरों का इलाज की कोशिश करना और मुख्तार अंसारी की मौत हो जाना। तो ये जो पूरा साइकिल है श्रीवर्धन, इसी को लेकर के परिवार की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और चूंकि देखिए सियासी इस पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से भी अभी तो एक शोक संदेश आया है, लेकिन दूसरे ऐसे नेता हैं दूसरी पार्टियों के भी जिन्होंने इस मुद्दे पर सवाल उठाना खड़ा कर दिया है। तो ये सवाल उठेंगे, इसमें 2 राय नहीं है। अभिषेक, ये बताइए कि आखिर वो कौन लोग हो सकते हैं जिनसे मुख्तार को अपनी जान का खतरा था, क्योंकि बार बार मुख्तार ने इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें अपनी जान का खतरा है।
देखिए अभी जो संजय बता रहे थे उसरी चट्टी कांड है, ये वही कांड है जिसका मुख्तार अंसारी का परिवार जिक्र कर रहा था। ये जुलाई 2001 का कांड है उसरी चट्टी गाजीपुर में, और यहां पर एक खूनी मुठभेड़ हुई थी, गैंग वार हुआ था मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच में, और उसमें सीधा जो है गोलियां चलाई गई थी। 17 लोगों को मुख्तार अंसारी ने जो FIR लिखाई थी उसमें नामजद किया था, और उसमें ब्रजेश सिंह को भी नामजद किया गया था, और बाद में ब्रजेश सिंह के गैंग की ओर से भी इस मामले में क्रॉस FIR लिखवाई गई। तो इसमें गवाहियां चल रही थी, और मुख्तार अंसारी के परिवार का कहना था कि अब जो गवाही थी वो गवाही मुख्तार अंसारी की थी, और इस गवाही के साथ में ही ब्रजेश सिंह के खिलाफ इस पूरे मामले में जो पक्ष है मुख्तार अंसारी का वो काफी मजबूत हो जाता। और देखिए ये एक सबकी जानकारी का विषय है कि पूर्वांचल में जो मुख्तार अंसारी गैंग और ब्रजेश सिंह गैंग के बीच में जो खूनी अदावत का इतिहास रहा है, जो गैंग वार रहा है, उसकी धमक सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे यूपी और इसके अलावा उड़ीसा से लेकर के बिहार और जो पूरा कोयलांचल कहते हैं, जिसमें कि कोयला को लेकर के जो गैंग वार चला है, वहां तक उसकी धमक देखी गई है। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर एक बहुत पुरानी रंजिश का इतिहास है। हालांकि ब्रजेश सिंह अभी बाहर हैं और मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन वो जमानत पर हैं, और यही आरोप लगाया जा रहा है कि ये उसी गैंगवार के तहत ये सब चीजें हुई हैं, जो परिवार का आरोप है। लेकिन प्रशासन इस बात से साफ इंकार कर रहा है। उसका कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये जो चीजें हुई हैं वो पूरे प्रशासन की निगरानी में पूरी मेडिकल व्यवस्था जो है समुचित तरीके से मुहैया कराई गई, ये प्रशासन का कहना है। जी तो अभिषेक, क्या ये माना जा सकता है कि कुछ ऐसे राज जो सामने आना जरूरी थे वो मुख्तार के साथ ही उनके सीने में दफन होकर चले गए? देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं ये अपने आप में ये महत्वपूर्ण मसला है, क्योंकि चाहे मुख्तार की मौत हो या अतीक का कत्ल हो, ये तो बात हमेशा रहती है। और देखिए अतीक को जिस साबरमती जेल में बंद किया गया था, और उसके बाद ये भी बात सामने आई कि साबरमती जेल में जिस तरह से कुछ अनवांटेड कॉल्स, अनऑथराइज्ड कॉल्स का आना और बातचीत होना, इस तरह की बहुत सारी बात सामने आई, बहुत सारी कॉल ट्रेस भी की गई। बहुत सारे मामलों में अभी भी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। जैसे मुख्तार को इधर कई मामलों में कन्विक्शन हुआ है, लेकिन बहुत सारे मामलों में पेंडिंग है, बहुत सारे मामलों में गवाही पेंडिंग है। तो उसमें बहुत सारे चीज हैं जो कि मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को के सीने में दफन होंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब सवाल यही है सबसे बड़ा कि इसमें क्या कोई कॉन्स्पिरेसी एंगल है, या ये एक जो मेडिकल प्रक्रिया है, जो एक 60 साल की उम्र है, जो कॉम्प्लिकेशन है बीमारी, उसके तहत ये हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूं चूंकि ये मामला सेंसिटिव है और इसमें आरोप लगे तो इसमें जांच भी होगी, जो मेरी समझ कहती है, और बहुत सारी चीजें जांच में भी सामने आएंगी। जी बहुत सारी चीजें जांच में सामने आएंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। मुख्तार की मौत के बाद पूरे यूपी में अलर्ट है, बांदा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, मुख्तार के घर गाजीपुर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, मऊ में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया है। तो मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए पूरे इलाके में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। मऊ, गाजीपुर, बांदा, हर जगह हाई अलर्ट कर दिया गया है, और तीनों जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। जहां जहां भी ऐसी कोई संभावना पुलिस और प्रशासन को नजर आ रही है, वहां हर जगह कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मुख्तार अंसारी, आज उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। परिवार वाले अभी रास्ते में हैं, जो देर रात तक बांदा पहुंचने की जिनकी उम्मीद है। मुख्तार की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट है। बांदा जेल से मुख्तार को जिस अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था, वहां भारी सुरक्षा बल तैनात है। बांदा के अलावा मऊ और गाजीपुर में बड़ी तादाद में पुलिस वालों को तैनात किया गया है। ताजा अपडेट क्या है, इसके लिए हम चलते हैं संजय त्रिपाठी के पास। जी संजय, ताजा अपडेट इस वक्त क्या है?
ताज़ा अपडेट ये है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद में पूरा उत्तर प्रदेश जो है उसको हाई अलर्ट पे रखा गया है और इसमें 3 जिले जिनमें बांदा, जहां इस वक्त मुख्तार अंसारी का शव है, इसके अलावा मऊ और गाजीपुर, इन 3 जिलों को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव के जिलों के तौर पर डील किया जा रहा है। यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको सचेत किया गया है कि जो पूरा उनके पास पुलिस बस है उसको लेकर के लगातार फ्लैग मार्च करें, साथ ही पास के भेजा गया है। पहला मिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की जा रही है। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो उत्तर प्रदेश है उसको बेहद सेंसिटिविटी डील के साथ डील किया जा रहा है। और चूंकि कल जुमे की नमाज है, ऐसे में ये तैयारी भी प्रशासन कर रहा है कि कल जुमे की नमाज में कोई अराजकता तो किसी भी तरह की हरकत या किसी तरह का करने, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पहले चरण के नामांकन हो चुके हैं, आज दूसरे चरण का नामांकन शुरू हो चुका है। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा देश सेंसिटिव है और ख़ास तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो इंतज़ाम है पुलिस के, वो बेहद पुख्ता किए गए हैं। और अभी अभी सोर्सेज के जरिए हमें ये जानकारी भी मिल रही है कि इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर के न्यायिक आयोग से भी जांच कराई जा सकती है। चूंकि लगातार मुख्तार अंसारी के परिजन ये आरोप लगा रहे थे कि मुख्तार अंसारी को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। खुद मुख्तार अंसारी ने गैंगस्टर कोर्ट में पेशी के दौरान ये बात कही थी। साथ ही साथ उनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट तक अर्जी ये दी है कि मुख्तार अंसारी की हत्या के प्रयास हो रहे थे। ऐसे में ये जो गंभीर आरोप हैं, इनकी जाँच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया सकता है। इस बारे में भी जो हमारे सोर्सेज हैं वो दावा कर रहे हैं। और श्रीवर्धन, आपने पहले भी देखा है कि चाहे वो विकास दुबे की हत्या हुई हो उसके बाद या फिर अतीक अशरफ, इन दोनों बड़े हत्याकांडों के बाद में न्यायिक आयोग बिठाया गया था। उसने अपनी पूरी जांच रिपोर्ट दी थी, पूरे एक एक पहलू को देखा था। तो ऐसे में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद न्यायिक आयोग के गठन की संस्तुति भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की जा सकती है, ये सोर्सेज का दावा है। बहरहाल पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सभी को निर्देश दिए गए हैं। कल जुमे की नमाज है, किसी भी तरह की जो व्यवस्था है उससे खिलवाड़ न होने दिया जाए, किसी भी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले को चिन्हित किया जाए। साथ ही साथ डीजीपी मुख्यालय से जो सोशल मीडिया पर निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं, उसमें भी कहा गया है कि कोई अफवाह अगर सोशल मीडिया पर कोई फैलाता है तो उसके विरुद्ध भी तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। श्रीवर्धन जी, पूरे इलाके में और पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। इसके बारे में और ताज़ा अपडेट के लिए हम चलते हैं अभिषेक, लोकसभा चुनाव सर पर है, लिहाजा ये मामला और भी बेहद संवेदनशील हो जाता है। आपके पास क्या जानकारी है सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के? बिल्कुल, देखिए, ये आप एकदम ठीक कह रहे हैं कि ये मामला जो है लोकसभा चुनाव का समय है और इसके मद्देनजर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा हाई अलर्ट पर हो जाती हैं। हर जिले के कप्तान को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। गृह विभाग की ओर से पूरे मामले की निगरानी की जा रही है। सेंसिटिव इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है और ख़ासतौर पे बलिया, गाजीपुर, मऊ, इन जैसे ये जो ज़िले हैं गाजीपुर से आसपास के सटे हुए, यहाँ पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अगर मैं आपको गाजीपुर की बात करूं तो गाजीपुर में आसपास के जिलों की पुलिस को भी बुला लिया गया है ताकि वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना होने पाए। धारा 144 लगा दी गई है, लोगों को इकट्ठा नहीं होना है। निर्धारित जो नियम है उससे ज्यादा कोई संख्या में लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, 4 या उससे ज्यादा। ये सबको इन्फॉर्म किया जा रहा है और इसके अलावा जो भी सेंसिटिव लोकेशन से वहां पर पुलिस का भारी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। अफवाहों को रोकने के लिए भी पूरी कवायद की जा रही है। सोशल मीडिया पर कोई अफवाह ना फैला पाए, इसके लिए भी पूरी नजर रखी जा रही है और वहां भी अगर कोई ऐसा अफवाह फैलाता हो पाएगा उस पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं श्रीवर्धन की ऊसर चट्टी को लेकर के और दूसरे मामले को लेकर के ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की जो खूनी रंजिश रही है उसको लेते हुए मामला काफी सेंसिटिव हो जाता है। और चूंकि जैसा कि अफजाल अंसारी ने हमसे बातचीत में कहा, अभी उमर से हम बात कर रहे थे, वो लगातार ये कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि ऊसर चट्टी कांड में गवाही होने वाली थी मुख्तार अंसारी की और उसको रोकने के लिए साजिश करके मारा गया है। तो ये सब बातें बड़ी सेंसिटिव बातें हैं। और अगर आपको कृष्णानंद राय हत्याकांड की आपको ध्यान हो श्रीवर्धन, कृष्णानंद राय हत्याकांड जिसने कि यूपी की सियासत को हिला करके रख दिया था,
तो वहां भी जिस तरह से मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया था, हालांकि जो बाद में जो उस पे न्यायिक प्रक्रिया चली है वो भी उसके भी नतीजे सबके सामने हैं, लेकिन वो भी एक बड़ी रंजिश की वजह रही है। तो किसी तरह का कोई बैकलैश ना होने पाए, क्योंकि कृष्णानंद राय से लेकर के उसरी चट्टी, ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, तमाम सारे ये नाम हैं जो इस ये जो खूनी अदावत रही है इसके अलग अलग पहलू हैं। तो ये मामले को बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बना सकता है, इसीलिए एहतियात बरती जा रही, क्योंकि अतीक से लेकर मुख्तार तक पूर्वांचल ने जो गैंगवार देखा है, और खासतौर पर श्रीवर्धन जो कोयलांचल की लड़ाई हुई है, जो कोयला की खदानों की लड़ाई से होती हुई वो रेलवे के टेंडर की लड़ाई, जितने भी टेंडर पूर्वांचल के होते थे उसमें लड़ाई, और जो राजनीतिक आधिपत्य की जो कोशिश की जाती थी। आपको मऊ का दंगा याद होगा, मऊ के दंगे में जिस तरह से मुख्तार अंसारी का सामने आना और उसके बाद वो जो राइफलें लहराने की तस्वीरें, तमाम सारी चीजें रही हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, और अगर इन चीजों को इस सेंसिटिव माहौल में, जबकि लोकसभा के चुनाव सर पर हैं, अगर इनको गलत तरीके से पेश किया जाता है या इनके मद्देनजर मामले गरमाने की कोशिश की जा सकती है, तो ये की जाती है अगर ये मामला काफी सेंसिटिव हो जाता है श्रीवर्धन। इसीलिए कानून व्यवस्था के मद्देनजर लगातार जो इंटेलिजेंस लेवल, आपको एक बात और अपडेट कर दूं। जी अभिषेक, मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, मुख्तार अंसारी के न सिर्फ एक बहुत लंबी चौड़ी आपराधिक पृष्ठभूमि है, बल्कि उनकी राजनीतिक विरासत भी बड़ी लंबी है। जेल से भी कई बार उन्होंने चुनाव जीता है, जैसा आप भी कह रहे थे, जाइंट किलर हैं। तो अब इस सब के बाद पूर्वांचल की राजनीति में किसी तरह के समीकरण के परिवर्तन की गुंजाइश या किसी तरह की उथल पुथल को आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं ये 100% आपको मैं कह रहा हूं कि इसका असर तो पड़ेगा, और सबसे ज्यादा असर पड़ेगा गाजीपुर में। देखिए, गाजीपुर का अभी मुकाबला आप समझिए, गाजीपुर और घोसी, ये 2 सीटें हैं। गाजीपुर में आज की तारीख में अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अफजाल अंसारी पिछली बार जो सांसद हुए थे वो बीएसपी के टिकट पे हुए थे, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और समाजवादी पार्टी के वो गाजीपुर से सांसद हैं। वहां पर अभी बीएसपी ने उम्मीदवार, माफ कीजिएगा, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन ये एक तरह से बड़े पोलराइजेशन की सिचुएशन हो सकती है, और इसीलिए ये देखना होगा कि इस पर सियासत किस तरह से चरण होती है, और इसका असर जो है बनारस तक पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि आपने सियासत की बात की। श्रीवर्धन यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हैं। अजय राय ने अपने भाई के संदर्भ में जो क्रिमिनल केस चल रहा था उसमें गवाही बाकायदा दी है मुख्तार अंसारी के खिलाफ। मुख्तार अंसारी का कन्विक्शन हुआ है। तो आप सोचिए, कांग्रेस के यूपी के जो अध्यक्ष अजय राय, उनकी गवाही हो चुकी है, उसमें मुख्तार अंसारी का कन्विक्शन हो चुका है। मैंने अभी कृष्णानंद राय के मामले का जिक्र किया ही किया, मैंने आपसे उसरी चट्टी का जिक्र किया, ब्रजेश सिंह का जिक्र किया। कितने सारे मामले हैं जो कुल मिलाकर के एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इसीलिए सियासत में इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ने की बात कही जा रही है। जी अभिषेक, जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रहे थे, उनके वर्चस्व को और उसके प्रभाव को शायद ही कोई भूल पाए। गुनाह की दुनिया में मुख्तार अंसारी का पहली बार नाम आया था 1988 में। 1996 में मुख्तार पहली बार विधायक बना और लगातार 5 बार विधायक रहा। अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में हिंसा भड़की, तब उस हिंसा को भड़काने का आरोप भी मुख्तार पर लगा था। मुख्तार ने उसी दौरान गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था, और तब से ही वो जेल में था। लेकिन आज जिस तरह से जेल में उसके हार्ट अटैक और फिर मौत की कहानी सामने आई है, उसने मुख्तार के परिवार वालों को हिला कर रख दिया है। मुख्तार की मौत पर उसके घर वालों का क्या कहना है, अभिषेक, अब हमारे दर्शकों को जरा यह बताइए। देखिए, जो घर वाले हैं उनका ये कहना है कि ये मौत नहीं बल्कि ये साजिश की गई है, साजिश करके मारा गया है। और श्रीवर्धन वो बाकायदा इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि खाने में जहर दिया गया है। देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार चीजें बता रहा हूं कि ये कैसे चीजें पैन की हैं, पिछले 48 घंटों में क्या हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है श्रीवर्धन, इसको समझने के लिए कि एग्जैक्टली ये क्या हुआ है। 26 मार्च की सुबह 3:30 बजे एक वायरलेस जाता है, और ये वायरलेस जाता है जो अफजाल अंसारी हैं उनके पास, थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर के जरिए, और उसमें लिखा रहता है कि हालत बहुत ही सीरियस है, आप आइए। और वो आते हैं वहां से, लखनऊ से उमर अंसारी निकलते हैं, जो उनके छोटे बेटे, चूंकि बड़े बेटे अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद हैं, और उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं। तो पहुंचने के पहले भी ये इल्जाम रहता है कि खाने में जहर दिया जा रहा है, ये इल्जाम पहले से रहता है। इस बीच मैंने आपको बताया कि 2 वहां के अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है।
बांदा जेल के। और उसके बाद जब पहुंचते हैं तो 5 मिनट के लिए अफजल अंसारी ने मुझको बताया कि उनकी मुलाकात हुई बाकायदा मुख्तार अंसारी से, और 5 मिनट की मुलाकात में मुख्तार, जो उन्होंने क्लेम किया, मुख्तार अंसारी ने कहा कि उनको खाने में जहर दिया गया है। आज की मैं आपको बता रहा हूं, आज जो मेरी उमर से बात हुई, उमर अंसारी से, उमर अंसारी का कहना है कि आज 3:30 बजे करीब फोन आता है पीसीओ से बांदा जेल के मुख्तार अंसारी का, और मुख्तार अंसारी ने उमर अंसारी से ये कहा कि उमर अंसारी को बताया कि आज भी कि वो बीच में बेहोश हुए हैं। विधायक जी भी यहाँ हैं, आप सब लोग अपने अपने घर चले जाइएगा, जो भी बात होगी माननीय विधायक जी आप सबको बताएंगे, सामने खड़े हुए हैं। अब आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके इस स्थान को खाली कर दीजिएगा। आप बता दीजिए जी, आप बता देखिए मेरे सभी भाइयों से और बड़े जो हैं उन सबसे मेरी गुजारिश है, आप सब लोग अभी अभी अपने घर चले जाइए। सबको भी मिट्टी भी हम लोग खबर दे देंगे, आगे का जो भी होगा। आप लोग परिवार हैं, किसी के बेटे हैं, किसी अरे शांत होकर सुन लीजिए, आप समझ सकते हैं आपके मोहब्बत को, हम समझ सकते हैं। आप मुख्तार के भतीजे मनु अंसारी ने लोगों से अपील की, गाजीपुर में घर के बाहर जो इकट्ठे हो गए थे, कि आप घर जाइए, उनकी मिट्टी की खबर यानी सुपुर्दे खाक किए जाने की खबर हम आपको दे देंगे, आप सभी परिवार के लोग हैं, और इस तरीके से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहां पर गाजीपुर में घर के बाहर बहुत से लोग इकट्ठे थे, पुलिस वहां पर मौजूद है, और वो सारी तस्वीरें अभी आपने देखी, वो सारी बात हमने आपको दिखाई। तो कुल मिलाकर स्थिति संवेदनशील है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभिषेक, ये बड़ी चुनौती है लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी के लिए आज की रात और आने वाला कुछ वक्त। बिल्कुल, ये बिल्कुल बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि मामला बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। देखिए, इस बात को समझना होगा कि ये जो मुख्तार अंसारी की मौत हुई है और उसके बाद जिस तरह की बयानबाजी चल रही, जिस तरह के सेंटिमेंट्स हावी हैं, वो सेंटिमेंट्स अपने आप में ये बताते हैं कि मामला किस तरह से बेहद ज़्यादा संवेदनशील है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, एक बैकग्राउंड है जो अभी हम लगातार बात कर रहे थे कि एक कोयलांचल की लड़ाई, कोयला को लेकर के लड़ाई, रेलवे टेंडर, तमाम सारे टेंडर, जमीन के मामले, कई सारे खुरिंजी जिसे कहते हैं गैंगवार, ये सब हो चुके हैं। और जब ये आरोप ब्रजेश सिंह पे लगाया जा रहा है तो इसलिए मामला और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तेजस्वी यादव, पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार, उन्होंने भी इस मामले पर पोस्ट किया है। मुख्तार की मौत पर अपनी बात कही है तेजस्वी यादव ने। क्या कहा है हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए आप, पूरा पोस्ट तेजस्वी यादव का। मुख्तार की मौत पर अपनी बात रखी है, कहा है मुख्तार ने जहर की शिकायत की थी। पप्पू यादव, जिन्होंने इसे संस्थानिक मौत बताया, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं पप्पू यादव। अभी हमने आपकी जो बात थी वो दर्शकों को बताई, कैसे आप इसे संस्थानिक मौत कह रहे हैं, बताएं दर्शकों को। देखिए, दो बात समझिए, वो कानून के अधीन थे, उसके बाद संविधान उनके साथ जो कार्रवाई करती वो अपनी जगह पे थी, न्यायालय के वो कस्टडियन थे। लेकिन जिस तरीके से आज डेमोक्रेसी में लगातार, पहले भी कितने इनकाउंटर वहां हुए, जिस तरीके से वो राजनीतिक इनकाउंटर हुए, क्रिमिनल का इनकाउंटर नाम मात्र हुआ, पॉलिटिकल इनकाउंटर ज्यादा हुआ। और ये बात पहले से साबित थी, फिर मैं कह रहा हूं कि ये लोग एक दिन, आप देख लेना, आजम खान जी को भी मार देंगे जेल में। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पप्पू यादव। मैं सही कह रहा हूं, आजम खान जी को भी एक दिन ये लोग मार देंगे। मुख्तार अंसारी, कानून उनके साथ क्या करती उस पर मेरा कुछ भी नहीं कहना। मैं संविधान और कानून के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता हूं। लेकिन जब एक व्यक्ति, जिस तरीके से उन्होंने आशंका जाहिर भी की थी, कोर्ट में कह दिया था कि मुझको जहर दे दिया गया है, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है, और वॉमिटिंग भी लाया गया, और वॉमिटिंग के बाद हार्ट अटैक हो गया, और 9 लोग लग भी गए, 1 सेकंड में फोर्स भी आ गई चारों तरफ से। अभी मरे थे नहीं मरे थे ये जानकारी हो गई, फोर्स घेर भी लिया, और उसके बाद बुलेटिन भी आ गई, वॉमिटिंग के लिए आए। तो ये संस्थागत हत्या नहीं है तो क्या है?
आप हमको लेकिन बताइए ना। 9 डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया पप्पू यादव, और वो उसके बाद एक मेडिकल बुलेटिन जारी करके कहते हैं भैया, ये कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। ये भैया मैं तो कहूंगा कि एम्स के डॉक्टर के द्वारा इसका पोस्टमार्टम हो, इसकी जांच हो, और वर्तमान किसी न्यायाधीश के सामने इसकी जांच हो। जी, आपकी पार्टी की तरफ से ये बात आई है कि हाईकोर्ट के पूर्व जज से जांच कराई जाए, ये बात आई है? हाँ तो हो गया, जब आ गई कि मैं भी कह रहा हूँ कि हाईकोर्ट की तरफ से इसकी जांच कराई जाए। मैं भी कह रहा हूँ, मुझे उनके केस से, उनके तरीके से बिल्कुल हमें कोई लेना देना नहीं, वो न्यायालय को लेना देना है। लेकिन सरकार की इस रवैये से, इस सोच से, और एक व्यक्ति न्यायालय में जाकर के कहता है और न्यायालय उसके बाद मुखदर्शक बन जाए, तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। ये न्यायालय को ही चैलेंज कर रही है वहां की सरकार। तो इसीलिए जब हमारे न्याय व्यवस्था को चैलेंज करेगी तो कोई भी व्यक्ति बोलेगा, और मैं इसको मानता हूं कि रियल में जो घटना वहां घटी है ये निश्चित रूप से संस्थागत हत्या है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। जी, इस वक्त बीजेपी के नेता अशोक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इनके भाई की हत्या का भी आरोप था मुख्तार अंसारी के ऊपर। इस वक्त अशोक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, उनका परिवार कह रहा है कि जहर दिया गया है। उन्होंने भी कोर्ट से कहा था। इन सारे प्रकरण पर, सारे मामले पर आपकी टिप्पणी अब क्या है? जब टिप्पणी यही है कि ईश्वर ने न्याय किया है। हम तो अदालत, भगवान दो जगह माने जाते हैं, ईश्वरीय न्याय एक ऊपर है और एक नीचे जो न्यायालय में होती है। न्यायालय के में हम लोग उम्मीद किए हुए थे कि न्यायालय से हम लोगों के मुकदमे में न्याय आएगा, उसके पहले ईश्वर ने अपना न्याय दे दिया। हमारा तो यही कहना है कि ईश्वर ने न्याय दिया, और इसके लिए ईश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट जो न्याय दे रही थी वो तो अलग है, लेकिन ये न्याय ईश्वर का है। जी, आप इसके लिए ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। ये ईश्वरीय न्याय है और इसके लिए आप उनका धन्यवाद करते हैं। जी जी। लेकिन अशोक जी, कांग्रेस नेता पप्पू यादव और कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, ये सांस्थानिक हत्या है। देखिए, जाके पांव न फटे बेवाई, ऊका जाने पीर पर आई। उनके परिवार का तो कोई मरा नहीं है। जिनके परिवार के मरे हैं लोग, उनसे उनका दर्द पूछिए। कितने माँ बहनों की होली दीपावली नहीं मनाई गई, कितने लोगों के परिवार में हत्याएं मुख्तार ने की और कराई, उनसे पूछिए। इनके परिवार में तो कुछ हुआ नहीं, तो ये लोग तो भाषण करेंगे ही बैठ के, पप्पू यादव जी जैसे लोग। ये कोई संत हैं क्या है? ये अपराध नहीं किए हैं, लोग भी तो अपराध ही रहे हैं, इन लोगों का भी तो अपराध का रिकॉर्ड रहा है। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अशोक सिंह जी। तो अशोक सिंह, बीजेपी नेता जिनके भाई की हत्या का आरोप था मुख्तार अंसारी के ऊपर, उनका यह कहना है कि यह ईश्वरीय न्याय है और इसके लिए वो ईश्वर के शुक्रगुजार हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। और जब हमने उनसे पूछा कि कांग्रेस नेता पप्पू यादव इसे सांस्थानिक हत्या बता रहे हैं, तो उनका कहना था कि उनके परिवार से कोई नहीं खोया, इसलिए उनको तकलीफ का अंदाजा नहीं है। अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। खबर यह है कि कुछ देर पहले जेल में मुख्तार अंसारी को दौरा पड़ा, उसके बाद उनको मेडिकल कॉलेज लाया गया। 9 डॉक्टर्स की टीम ने इलाज करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मौत हो गई। और उसके बाद मेडिकल बुलेटिन जारी करके बताया गया कि दिल का दौरा पड़ने से यह मौत हुई है।